इस कार्यक्रम के सभी पात्र वास्तविक है। देश काल और वातावरण से इसका सीधा संबंध है। आए हुए गेस्ट को ना तो हमने पैसे दिए हैं और ना ही आगे देंगे। कार्यक्रम में गेस्ट के विचार अपने हैं, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं है। फिर भी गेस्ट भविष्य में किसी प्रकार का हमें डंडा करते हैं तो बता दूं कि मेरे चाचा सीलमपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है। कार्यक्रम देखते वक्त या देखने के बाद हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज बाय द फेमस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और 11 लोगों को फॉरवर्ड जरूर करें। कृपा आनी शुरू हो जाएगी। विशेष चेतावनी, 5 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की देख रेख में कार्यक्रम देखें, नहीं तो उन्हें अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता की लत लग सकती है। हेलो एंड वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता। तो क्या है ये अनटोल्ड स्टोरीज और ओपी कौन है और मैं तो नमिता हूं ही। अनोखा सा शो है। मैं इस वक्त यूएस में बैठी हूं और ओपी जो मेरे को होस्ट हैं वो इस वक्त बैठे हैं इंडिया में। ये क्या पूरा मामला है ये भी हम आपको बताएंगे और अनटोल्ड स्टोरीज किसकी हैं ये भी थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं अपने को होस्ट को बुला लूं। ओपी आप हाजिर हो जाइए। नमस्कार, मैं ओपी डुमरी आपका स्वागत करता हूं क्योंकि आज का शो का नाम है अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता। तो मैं जाहिर सी बात है कि मैं ही ओपी हूं और आप ही क्योंकि हमने कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा दर्शकों के बीच में। हाँ। लेकिन थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि अनटोल्ड स्टोरी क्यों कर रहे हैं हम, किसके लिए कर रहे हैं, मतलब कौन है, मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। तो अनटोल्ड स्टोरीज का आइडिया बहुत अनोखा सा है। एक ऐसी स्टोरीज जो आपने ऑब्वियसली अनटोल्ड किसी ने सुनी नहीं है, लेकिन ये न्यूज एंकर्स या न्यूज रिपोर्टर्स या न्यूज इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं और उनकी जिंदगी में क्या क्या होता है जब वो न्यूज कलेक्ट करते हैं सारे दर्शकों के लिए, आप लोगों के लिए। लेकिन पीछे क्या होता है उसके वो किसी को नहीं पता होता। आगे तो आपको न्यूज मिल जाती है, लेकिन वो स्टोरीज क्या क्या है ये हम आपको आज दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और हम नहीं बताएंगे, ये सीधा एक गेस्ट आपको बताएंगे। वो गेस्ट कौन है ओपी पहले वो देख लेते हैं। नमस्कार। मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन चेतन मैं चाहूंगा बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका हमारे दर्शकों की तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। तो राजदीप, आपकी मातृभाषा क्या है? अच्छा सवाल है कि मेरी मातृभाषा क्या है। संजीव पालीवाल जी, एक लंबा इतिहास आपका रहा है इस टेलीविजन जर्नलिज्म में। खुद भी आप एक एंकर रहे। मेरा सवाल आपसे ये है संजीव पालीवाल जी कि एंकर के बारे में सोचा भी तो उसकी हत्या के बारे में क्यों सोच लिया साहब? वेलकम संजीव पालीवाल जी। आपका नमस्ते, थैंक यू। मैं अपने दर्शकों और नमिता को एक बात बताना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ। नमिता, तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अनटोल्ड स्टोरी के जितने भी हमारे दर्शक हैं, कि आज हमने एक शेर बुलाया है और हमने हिम्मत की है दोनों ने कि शेर के मुंह में हाथ डालने की। ये हमारे बॉस रह चुके हैं और बॉस हमें कितना डर लग रहा है ये हम ही जानते हैं। नीचे कितने पैर कांप रहे हैं मैं ही जानती हूँ। बहुत पुरानी बात हो गई अब तो। नहीं नहीं सर, क्या बात है, शेर तो शेर ही रहता है चाहे कितना पुराना हो जाए। सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से शुरू करते हैं। बहुत अच्छी, मतलब बहुत शुरुआत है कि आपके पास अभी टाइम है पूरा का पूरा और आपके दिल में जो कुछ भी हो, जितना भी हो, आप हमारी तारीफ में कुछ भी कह सकते हैं। स्टार्ट।
आपकी वो भी क्या तारीफ करूं मैं। आप दुनिया के अकेले ऐसे वाहिद शख्स हैं जिसने सरेआम मुझे गालियां दी, सरेआम। और ये पूरे कब हुआ? नेशनल नेटवर्क के ऊपर हर हफ्ते ये मुझे गाली देता था बैठ के। दुनिया की ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। जितने मतलब जो कुछ भी हो सकता था इसने सरेआम मेरे बारे में किया है। सारी दुनिया के सामने मेरी इमेज ऐसी बना दी कि लोगों को लगता था कौन आदमी है, इतना खड़ूस आदमी कौन है ये। आप शेर शेर कह रहे हैं ना अभी, उससे ज्यादा बदतर इसने मेरा हाल किया है। तो ओपी की तो शान में तो ये है। और नमिता की शान में क्या कह सकता हूँ। नमिता बहुत प्यारी कुलीग रही हैं और बहुत खूबसूरत काम करती थी हमारे साथ। और फिर ये इन्होंने शादी कर ली, जैसा कि हर कोई करता है अच्छा इंसान। और फिर ये देश छोड़ के चली गई, यूएस चली गई। तो लेकिन आप दोनों बहुत प्यारे इंसान हैं। दोनों के साथ मेरी बहुत अच्छी और खूबसूरत यादें। हमने बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, काम के वक्त मैं थोड़ा नाराज हो जाता था, आप लोगों की डांट लगाई है मैंने, और क्योंकि आप हरकतें ऐसी करते थे उसमें मेरा कोई कुछ की शुरुआत आपकी कैसे हुई इस इंडस्ट्री में आने की? क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो एक ट्यून आती थी सुबह सवेरे, उसके बाद आपका चेहरा आता था सामने। तो वो शुरुआत दूरदर्शन के टाइम से, और पहले आप एंकरिंग करते थे फुल फ्लेजेड, उसके बाद आप बिहाइंड द सीन्स चले गए और आज भी कभी कभी करते हैं और ज्यादातर बिहाइंड द सीन्स रहते हैं। तो वो एक कहानी हमें बताइए कि क्या आप वो सुबह सवेरे तक कैसे पहुंचे? तो कहानी ये है कि मैं एक वेला आदमी था जिसको उसके पिताजी ने घर से निकाल दिया था। हाँ? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। सच में? और जी, ये सच था, मुझे घर से निकाल दिया था मेरे पापा ने। उन्होंने कहा था जाओ तुम्हारा पास जहां मर्जी आए तुम रह लो, यहाँ नहीं रह सकते तुम। वजह ये थी कि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैं 24 साल का हो चुका था और मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, ना मुझे ये पता था कि मुझे करना क्या है। मैं डायरेक्शन लेस इंसान था। और फिर कुछ एक आध हरकतें मैंने ऐसी कर दी थी कि उन्होंने एक रात मुझे पुलिस के हवाले कर दिया कि जाओ तुम वहां बैठो। ये एक सच्ची बात है, बहुत कम लोगों को ये बात पता है। तो उसके बाद मैं भटक रहा था कि मुझे करना क्या है। करते करते एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था और सामने एक दीवार पे लिखा था शीघ्र प्रकाशित दैनिक आज। मैंने उस दोस्त को बोला, मैंने कहा 1 मिनट रुकिए। बोला क्या हुआ? वो उसका स्कूटर था, बजाज स्कूटर उस जमाने में आता था। 1989 की बात है ये। नमिता का शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा तब। हाँ सर, मैं तो बहुत यंग हूँ। तो 1989 में मैंने उसको बोला, मेरा दोस्त, कि 1 मिनट रुको। बोला कहाँ जा रहा है? अरे 1 मिनट में आया, ये कुछ न्यूज़पेपर लगता है शुरू हो रहा है, मैं यहाँ हो क्या। मैं अंदर चला गया और वहां पर एक साहब बैठे हुए थे, बहुत बड़ा हॉल था। एक साहब बैठे हुए थे, चश्मा लगाया हुआ था उन्होंने, और एक टेबल और एक कुर्सी थी उस पर, और ढेर सारे न्यूज़पेपर्स के बंडल रखे हुए थे उनके बराबर, और कोई नहीं था पूरे हॉल में। मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने कहा कैसा न्यूज़पेपर का ऑफिस है जिसमें कोई आदमी नहीं है, इंसान ही नहीं है, एक आदमी बैठा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि सर वो संपादक जी कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था, इस तरीके से चश्मा था उनका, ऐसे वो पढ़ रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोलिए। तो मैंने उनसे कहा सर वो संपादक जी से मिलना था। उन्होंने कहा कहिए क्या काम है? तो मैंने कहा सर वो रिपोर्टर बनना है। तो मुझे समझ में आ गया कि यही है, जो कुछ भी है एडिटर हाँ संपादक जो भी होता है वो यही है। इनको बुरा लग रहा है, मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूँ तो हाँ बुरा हाँ मान रहे हैं। तो मैंने कहा सर मुझे रिपोर्टर बनना है। हाँ। कुछ लिखा है आपने? नहीं सर। कुछ छपा है आपका? मैंने कहा नहीं सर। कैसे बन जाएंगे? मैंने कहा मैं बन सकता हूँ सर, मुझे लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ, ये काम मेरे बस का है। तो उन्होंने कहा कि एक न्यूज़पेपर दिया मुझे, और न्यूज़पेपर में कहा इसको ट्रांसलेट कर दो पहली स्टोरी को। खैर मैंने वो ट्रांसलेट कर दी। उन्हें पता नहीं उस ट्रांसलेशन में क्या दिखा। उन्होंने कहा कल से आ जाना। अच्छा। मैंने कहा सर पैसे कितने मिलेंगे? ओ, बोले 500 रुपए मिलेंगे। कितने 500 मिले? रुपए में, ओ, 500, ओके। 500 रुपए। 1989 सितंबर की बात है, और मैं वहां अगले दिन से सुबह पहुंच गया। वो मेरी शुरुआत हुई। वो 500 रुपए से मैं दिल्ली आ गया। 1994 में एक टीवी चैनल लॉन्च हुआ जिसका नाम था टीवीआई। बीआईटीवी नाम की कंपनी थी, बिजनेस इंडिया ग्रुप था, उन्होंने चैनल लगाया था, देश का पहला प्राइवेट टेलीविजन न्यूज चैनल, उसका नाम था टीवीआई। मैं वहां आ गया। उन्होंने मुझे ऑफर किए 6,000 रुपए। अरे वाह। आप समझिए 1989 से 1994, 5 साल में 500 रुपए से 6,000 का सफर, और 3 महीने में 6,000 से बढ़ के मेरी सैलरी हो गई 10,000। अरे वाह।
क्या बात है। क्योंकि उन्हें मेरा काम पसंद आ गया, उनको लगा ये तो लड़का बड़ा काबिल है। हाँ। मैं प्रोड्यूसर बन गया वहां पे। राइट। और फिर 1998 में उस कंपनी की हालत खराब होने लगी, वहां थोड़ा दिक्कतें होने लगी सैलरी वगैरह की, तो मैं छोड़ के प्रोडक्शन हाउस में चला गया, मूविंग पिक्चर कंपनी। वहां मैं बतौर प्रोड्यूसर गया था कि मेरा काम था जो शो बनता है सुबह सवेरे उसको प्रोड्यूस करना है। तो ये शो दूरदर्शन पे जाता था। उस जमाने में जो एंकर होते थे, हमारे 2 एंकर थे, और उनको मैं ब्रीफ करता था, उनके लिए स्क्रिप्ट लिखता था, उनको पीछे से क्वेश्चन भी बताता था, प्रॉम्प्ट करता था। कोई गेस्ट आ रहे होते थे कि ये गेस्ट कौन है, क्या है, उनके लिए रिसर्च करना, क्वेश्चन देना। तो दूरदर्शन पे शो जाना था। जो मेल एंकर थे दूरदर्शन में, कोई एक साहब थे, उनको उस मेल एंकर का चेहरा पसंद नहीं था, जबकि मेरे मानने तो वो मेल एंकर बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छा बोलते थे। आज की तारीख में वो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, काफी फिल्मों में आ चुके हैं। लेकिन दूरदर्शन में एक बैठा हुआ एक ऐसा शख्स था, उसको उनका चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं था। कौन थे सर वो? इखलाक खान एक्चुअली। इखलाक दिल धड़कने 2 में भी थे, जोया अख्तर की तमाम फिल्मों में होते हैं वो, और छोटे छोटे रोल करते। दिल धड़कने 2 में फरहान अख्तर के फादर या चाचा कुछ बने हैं वो। फिर दूरदर्शन में जब वो अधिकारी साहब अड़ गए तो उनको हटना ही था, तो दूसरा कौन ऑप्शन था, हमारे जो बॉस थे उन्होंने कहा चल तू ही कर ले इसको। अरे तो वहां से मेरी एंट्री होती है सुबह सवेरे में, और फिर वो जो इतिहास है, फिर इतिहास रचा जाता है। तो इतिहास रचा गया कि बच्चा बच्चा मुझे जान गया। आज हाँ। भी लोग मुझे पहचान लेते हैं, हाँ आप तो वही वाले हैं ना दूरदर्शन पे। आज भी आज भी लोग मिलते हैं, आज भी मिलते हैं मुझे, बहुत लोग मिलते हैं। मतलब आप, मैं अगर इस तरीके से बोलूं कि चांदी के सिक्के जब चलते थे भारत में, तब से आपने काम शुरू किया है, नोटबंदी के बाद तक आप हैं। तो सर मेरी उम्र बता रहे हो तुम? नहीं बताना, आपको बताना कि आपकी उम्र क्या है, क्योंकि बहुत सारे फैन आज ही पूछते हैं कौन है। 5555। अरे तो लगता नहीं ना? बता दिया। मुझे लग रहा था सर बताएंगे नहीं, चाटा आएगा सीधा दूर से। मैंने पहले बोल दिया था ये क्वेश्चन तो ओपी तू पूछेगा, मैं नहीं पूछूंगी ये क्वेश्चन। छुपाने क्या है। मैंने 89 में जॉब शुरू की। मैंने आपको बोला मैं 24 साल का था, तो अब 89 से आज जोड़ लो ना, सिंपल। तो मैंने बता दिया आपको। जब हम न्यूज पढ़ते हैं या जब इतनी सीरियस न्यूज चल रही होती है या शोज चल रहे होते हैं, नॉट ओनली न्यूज, एज अ एंकर, एज अ प्रोड्यूसर, बहुत सारे गूफअप्स होते हैं पीछे जो स्क्रीन पे नजर नहीं आते हैं, और एंकर को बहुत ही स्ट्रेट फेस लेकर उसके आसपास बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन कैमरा पे या जो टेलीकास्ट हो रहा है उसमें दर्शकों को समझ में नहीं आती है ये चीज। तो हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि आपका बिगेस्ट गूफअप क्या है, या मतलब आपके आसपास तांडव मचा होगा लेकिन आपको बहुत स्ट्रेट फेस रख के न्यूज डिलीवर करनी है। अलग अलग तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे नाम गलत ले देना। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ में एक बार बातचीत कर रहा था यशवंत सिन्हा के साथ, जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। तो उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था, और बातचीत शुरू हुई, मैंने इंट्रोडक्शन देना शुरू किया, और लास्ट मिनट पे वो आए थे तो कुछ टेलीप्रॉम्प्टर पे कुछ लिखा हुआ नहीं था। अब मैं बोल रहा हूँ और इस वक्त हमारे साथ हैं, मैं ब्लैंक हो गया, मैं नाम भूल गया कौन है हमारे, और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ और सामने देख रहा हूँ, उनकी तरफ देख रहा हूँ और हमारे साथ हैं, हमारे साथ। मतलब 5-7 सेकंड मुझे नाम याद ही नहीं आया। अल्टीमेटली याद आया सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, ये बोल के अब मैंने शुरू की बात। अब ये दिमाग में आ गया कि ये कौन है, सिन्हा है, वित्त मंत्री रहे हैं, ये वो है। सर कौन से चैनल की बात है? ये चैनल वही टीवीआई था। अच्छा, उस चैनल की बात है। तो वहां मुझे क्या सबक मिला, जो भी आपको कान में बताया जाए कि फलाना बंदा आपका आया है, फौरन अपने पेपर पे उनका नाम लिख लो। उस दिन के बाद से मैंने हमेशा पहले नाम लिखना शुरू किया, यार ये बंदा कौन है, नाम ना भूलूं। आगे भी ऐसा हुआ कि आप ब्लैकआउट हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता आपको किससे बात करनी है। तो अगर आपके पास है तो आपने तुरंत देखा हाँ जी यशवंत सिन्हा जी। तो उसके बाद लेकिन मुझे याद आ गया, जब मैं उनसे सवाल पूछ रहा था तो फिर मैंने 3 बार जानबूझकर उनका नाम इसलिए लिया, उन्हें एहसास हो जाए मुझे पता है कि वो कौन है। तो ये जो सबसे बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ यही हुआ। अदरवाइज ये हुआ है कि आप न्यूज पढ़ रहे हैं, अचानक धड़ाम की आवाज आई आपकी, क्या हुआ, आपका कैमरामैन खड़े खड़े सो के गिर पड़ा हुआ अचानक से। ये क्या हो रहा है, आप इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे हो, पता चल रहा है वो गिर गया। पीछे से अचानक एक दिन देख रहा था खराटों की आवाज न्यूज रूम की, उसके अंदर स्टूडियो में
हो रहा है यार, ये कौन है? पता चला वो कैमरामैन पीछे जाके सो गया था, वो सोते सोते वो खराटे मारने लगा। ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। एक दिन बारिश हो रही थी, तो को एंकर थी, तब उस जमाने में टू एंकर का बड़ा शो, बहुत सारे शो होते थे टू एंकर के। तो वो देखा कि वो लास्ट मिनट में वो को एंकर आई हमारी, भागती भागती, ऊपर जैकेट पहने के नीचे शॉर्ट्स पहन के वो आके बैठ गई। क्या बड़े चुप रहे यार, तू बकवास मत कर, शुरू कर, शुरू कर भाई, शुरू कर। तो ऐसा बहुत हुआ, अलग अलग तरीके के किस्से हैं, लेकिन सबसे बड़ा किस्सा वही था, नाम भूल जाने वाला, कि आपका गेस्ट बराबर बैठा हो, आपको नाम ही याद नहीं आ रहा, उसका नाम है क्या? तो ये तो एज एन एंकर था सर, मतलब एज अ प्रोड्यूसर आपने बहुत बड़े बड़े चैनल्स में, और आज भी करते हैं आप एज अ प्रोड्यूसर, शोज बनाए हैं आपने, बहुत बड़े बड़े शोज बनाए हैं। तो कभी कुछ एज अ प्रोड्यूसर कुछ बुक अप हो गया हो और आपने फटाफट ठीक किया हो, सब आ गया, इंतजाम सब हो गया है, पर लास्ट मिनट कुछ हो गया? नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा गुफअप मेरे साथ हुआ। वो गुफअप तो ऐसा सच कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ। हाँ, मैंने गुफअप होने से रोके जरूर है, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, वही क्योंकि जानना वो प्रोड्यूसर क्या या वो बॉस ही क्या, जिसकी नजरों के सामने से गलत चीज चली जाए। तो मैंने जो रोका, मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, और मैं सबको कहानी बताता भी हूँ, जब भी अपनी टीम आती है उनको भी बताता हूँ। आईबीएन 7 की ही घटना है कि एक स्टोरी बन के आई। जो हमारे बॉस थे, बड़े बॉस, वो छुट्टी पर थे, तो जब उनकी एब्सेंस में सारा चैनल मैं ही देखता था। तो एक स्टोरी आई और उसका प्रोमो ऑन एयर चला गया। आज खुलासा होगा रात को 8 बजे, बड़ा जबरदस्त रैकेट, ये रैकेट, वो रैकेट, ड्रग ड्रग रैकेट या प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट की स्टोरी थी वो। प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट ये आज रात को 9 बजे दिल्ली के स्कूलों में चलता है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, प्रोमो चल रहा है। मुझे कहा गया शाम को 5 बजे कि सर वो आके स्टोरी देख लीजिए, क्योंकि मैं बीइंग आउटपुट हेड और जो हमारे मैनेजिंग एडिटर थे वो छुट्टी पे थे, तो उनकी एब्सेंस में सारी चीजें मैं देखता था। मैंने स्टोरी देखनी शुरू की। स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग थी, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या स्टोरी है। तो मैंने कहा किसने की है ये स्टोरी? तो उन्होंने बोला कि वो लड़का है। मैंने, कौन है लड़का? मैं तो जानता नहीं इसको। बोले नहीं, वो नया आया है, वो ट्रेनी है, इंटर्न है। मैंने कहा ट्रेनी है, इंटर्न है, वो इतनी बड़ी स्टोरी ऐसा कैसे कर सकता है वो? मुझे बोला नहीं सर, उसने की है और अप्रूव की गई है। तो मैंने कहा किसने अप्रूव की है? बोला तो उन्होंने असाइनमेंट हेड को बुलाया। तो असाइनमेंट हेड ने कहा कि मैंने अप्रूव नहीं किया, उसने अपने बॉस का नाम लिया, उन्होंने अप्रूव किया। मैंने कहा उनको पूछो भैया, उनको बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अप्रूव नहीं किया, उन्होंने भी अप्रूव नहीं किया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी ब्लंडर है। एक स्टोरी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है, वो पास होके अंदर आ जाती है, डेस्क पे आ जाती है, डेस्क उसको काम करके बना देती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं होता। मैंने वहीं उसको छोड़ा। मैंने कहा स्टोरी नहीं जाएगी, इसका प्रोमो विड्रॉ करो। स्टोरी नहीं जाएगी क्योंकि ये स्टोरी हम कैसे चला रहे हैं, जिस स्टोरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई डेस्क रेडी नहीं है, वो स्टोरी हमने छोड़ दी। ठीक है, 10 दिन के बाद वो स्टोरी एक राइवल चैनल पे चलने लगी। अच्छा। और उस स्टोरी का इम्पैक्ट ये हुआ कि जिस स्कूल के टीचर के बारे में वो स्टोरी थी, उस स्कूल के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, पथराव होने लगा, मारामारी हो गई, पुलिस आ गई, लाठी गोली सब चली वहां पर। तो अब क्या हुआ? अब इस चैनल के अंदर आईबीएन 7 में मैं सबकी नजरों में विलन। हाँ। इस आदमी की वजह से ये स्टोरी नहीं गई, वरना ये स्टोरी हमारे पास होती है, टीआरपी हमारी होती। हाँ हाँ हाँ। मैं भी बड़े चक्कर में, मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी स्टोरी तो नहीं थी, ये स्टोरी में तो कुछ गड़बड़ लग रही थी मुझको, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ। और फिर हमारी स्टोरी, वो लड़का नौकरी छोड़ के चला गया यहाँ से, और अपना टेप भी ले गया सारा, उसने वहां बना के चला दी। खैर 2 दिन के बाद पुलिस ने उस रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया। चैनल के मैनेजिंग एडिटर के अगेंस्ट एफआईआर हो गई। अरेस्ट तो नहीं हुआ, बचा लिया, क्योंकि पॉलिटिकल उसके पास किसी को जानता था, उन्होंने उसको अरेस्ट होने से बचा दिया। चैनल 15 दिन के लिए ऑफ एयर कर दिया गया, क्योंकि वो स्टोरी सिरे से झूठी थी। और संजीव पालीवाल साहब बन जाते हैं हीरो। हाँ, बाद में सब लोगों ने माना कि तुमने चैनल बचा दिया, वरना 15 दिन के लिए हम सस्पेंड होते, पूरा नेटवर्क जो है वो बदनाम होता, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो बच गई। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कोई भी चीज हो, नजर पूरी रखनी पड़ती है इस बिजनेस में। एक चैनल, आप चैनल हेड रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, हर बहुत बड़े बड़े चैनल्स में आपने काम किया, आज भी कर रहे हैं।
तो एक चैनल चलाना कितना डिफिकल्ट होता है और कितना चैलेंजिंग होता है? क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक बड़ा चैनल को हैंडल करने के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली जितना बड़ा चैनल होगा उतनी ज्यादा उसकी व्यूअरशिप होगी और उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे आपने पहले भी हम एक इंसिडेंस बताया कि आपने एक गूफ अप होने से रोक लिया, तो कितने बड़े बड़े चैलेंजेस और डिफिकल्टीज होती है? जो सवाल आपने पूछा बहुत गंभीर सवाल है कि चैलेंजेस क्या हैं। आज देखिए, हर दौर में अलग चैलेंजेस होते हैं। आज के दौर के अलग चैलेंजेस हैं। आज के दौर के जो चैलेंजेस है ना, वो तालमेल बैठाने के चैलेंजेस हैं कि आपका तालमेल किसके साथ कितना बैठ रहा है। इसका सही जवाब तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड तो दे नहीं सकता, ऑफ रिकॉर्ड दे सकता हूँ, है ना? हाँ। क्योंकि आज के दौर में मैंने जैसा पहले कहा कि वो खिंच चुकी है, लाइन खिंची हुई है। या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। वो दौर ही चल रहा है, इस देश में भी चल रहा है और वो बाकी सब जगह भी वही चल रहा है। तो आज सबसे मुश्किल यही है कि कैसे तालमेल बिठाया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए कि सबको सबकी जगह मिल जाए। आज जो भी एडिटर है उसकी पहली प्रॉब्लम तो यही होती है। उसको ये भी देखना है कि फलाना नेता मुझसे नाराज ना हो जाए, उसको ये भी देखना है कि ये भी ना नाराज हो। सबको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है और पॉलिटिकल लाइंस इतनी ज्यादा बटी हुई हैं, सबको खुश रख नहीं सकते आप। आज प्रॉब्लम ये हो गई, ये प्रॉब्लम आज से 10 साल पहले नहीं थी। आपको चिंता नहीं करनी होती थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप आपके बारे में क्या सोचेगी। लेकिन आज आपका हर नेता एक ही तरीके से सोचता है, उसको यह है कि मेरे खिलाफ कोई कुछ ना हो। मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। कोई आपका केबल कटवा देगा, कोई आपका एडवर्टाइजिंग रोक देगा, कोई कुछ और एक्शन लेगा, कहीं आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो इस तरीके की चीजों से आजकल बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है। ये पहले नहीं जूझना पड़ता था, ये पिछले 8-10 साल में हुआ है। बहुत ही मतलब आपने एक जो बात कही, इट्स वेरी सीरियस, और मतलब इसमें बहुत न्यूज भी इम्पैक्ट होती होगी। आपके पास एक अच्छी खबर है जो आप एज अ जर्नलिस्ट बताना चाहते हैं दुनिया को, लेकिन जस्ट टू मेक दैट बैलेंस आपको कहीं ना कहीं उस पे या तो उसको फिल्टर करके या डाइल्यूट करके प्रेजेंट करना पड़ता होगा, या फिर ऑल टुगेदर उसको रोक देना पड़ता होगा। तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग एज अ जर्नलिस्ट आपने, क्योंकि वो जमाना भी देखा है जब एज यू सेड कि 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था। आप मतलब एज अ जर्नलिस्ट फ्री होते थे, अपनी बात रख पाते थे। तो आज वो फ्रस्ट्रेशन कितनी लेवल पर है और कितना ज्यादा फिल्टर करना पड़ता है? इस सवाल का जवाब नहीं, फ्रस्ट्रेटिंग तो देखिए किसी के लिए होगा, कुछ लोग बहुत खुश भी होंगे जिस तरीके से हो रहा है। तो सबके लिए अलग अलग उसके पैमाने हैं और अलग से बात करेंगे इस बार। हाँ ठीक है सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल अभी पेट से आया मेरे कि सर हम जब एंकरिंग करते थे हमें डर बना रहता था संजीव पालीवाल का, शो ठीक क्या हुआ, शो ठीक हुआ, ठीक है सर। जब आप एंकर करते थे आपको किसका डर होता था? मुझे किसी का डर नहीं होता। क्योंकि सर कभी तो हुआ होगा ना कि मतलब कुछ ऐसा ब्लंडर किया हो एंकरिंग करते वक्त कि डर लगाओ कि आज तो बॉस से डांट पड़ेगी। मुझे याद नहीं मुझे कभी डांट पड़ी हो। हाँ, ये बातें कभी याद नहीं रहती बॉस को, हमारे साथ कैसे मिलेगी? कभी तो हमारे बॉस है सर। नमिता, इसमें क्या हुआ था कि जब मैं चैनल में आया तो मैं एम्प्लॉयड हो गया, तो मेरे 2-4 दोस्त बन गए। तो मैं कभी संजीव सर से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि जानता भी नहीं था। मतलब इंटरव्यू के बाद मेरा काम था, चल रहा था, ओके डन। तो वो मैं जब भी मुझसे 4 चुटकुले सुनाओ, बात करो, हाँ ठीक है। उसके बाद वो बंदा नीचे उतर रहा, कहीं से आ रहा और डरा हुआ सा। उसके बाद बॉस आए, वो बंदा आया, मैं सामने खड़ा हुआ। वो बोला सॉरी सर, निकल गया। मैंने बोला सॉरी किस बात पे? बोला पता नहीं किस बात पे गुस्सा बंदा है, इसने ऐसे देखा, सॉरी अभी बोल के निपट गया। क्योंकि मुझे भी नहीं पता और इनको भी नहीं पता, लेकिन सॉरी कहना बहुत जरूरी था। पता नहीं इनको क्या पता है, मुझे भी नहीं पता क्या पता। मेरे क्या करना होता, पर जब तुम घूर के देखे, सॉरी बोलकर निकल लेना। सवाल पूछो, आप दे देना या नहीं देना, चुपचाप। ये तुम कहानी बना रहे हो। मुझे लगता है सर चढ़ गया हमारी बातों से। तो अब एक और चीज जो सर ने बनाई उसके बारे में बात करते हैं। हाँ। नैना बरसे रिम झिम जी, नैना के बारे में बात करते हैं। मतलब पैकेज लिखते लिखते आपने बुक कब लिख डाली सर? हाँ देखिए, बुक लिखने का आइडिया पुराना था। मैं बुक काफी दिनों से लिखना चाहता था, 10-12 साल 15 साल पुरानी ख्वाहिश थी मेरी कि मुझे कुछ लिखना है। 2-3 बार कोशिश की लेकिन किताब पूरी हुई नहीं, मुकम्मल कर नहीं पाया मैं। फिर मुझे 2018 में एक्चुअली मुझे ये आइडिया आया कि मुझे कैसा करना चाहिए, न्यूज रूम स्टोरी लिखनी चाहिए।
तो मैंने न्यूज रूम स्टोरी लिखनी शुरू की और वो वहां से शुरुआत हुई कि मान लीजिए आपने कहा ना एंकर बहुत बड़े हो गए हैं। यस, हमारे एंकर सब इंडिया में भी बाकी देशों की तरह एंकर जो हैं अब काफी बड़े हो गए हैं। लोग उनको मानते हैं, उनकी बातों पे विश्वास करते हैं, उनकी एक फैन फॉलोइंग है। तो मैंने सोचा कि अगर मान लीजिए किसी एंकर को कुछ हो जाता है, कल को उसकी डेथ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, क्योंकि थ्रेट्स लगातार आती रहती है एंकर्स को, तो क्या होगा। उस एक थॉट से मैंने ये कहानी शुरू की, नैना, ये जो आपके सामने है, ये नैना। और इसकी पहली लाइन यही लिखा हुआ है कि नैना एक मशहूर एंकर की हत्या, ये लाइन। अब ये मर्डर उसका होता है। फिर मैंने सोचना शुरू किया, अब मैं इसको कहाँ ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा, लिखना शुरू किया। और 2019 में जब इंडिया में जनरल इलेक्शन हो रहे थे, उस दौर में मैंने इसको लिखा है और उसी दौर में इसको सेट किया है कि ये स्टार्ट होती है बुक 2018 नवंबर से और खत्म हो जाती है मार्च 2019 में कि जनरल इलेक्शन अनाउंसमेंट के साथ ही नैना का मर्डर हो जाता है। और फिर क्या होता है उसके पीछे, उसकी जिंदगी में कौन लोग होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये वो कहानी है। सर, बात ये है कि जिन्होंने भी आपकी किताबें पढ़ी उन्होंने समीक्षा लिखी है 100%, क्योंकि उसके बिना रुक ही नहीं सकता था बंदा। बहुत सारी समीक्षाएं हैं। लेकिन सर, एज ए राइटर, क्योंकि ये किताब आपने समय और दिल से लिखी है, एक कहानी आपने सुनी है, तो आप कहानी के अंदर का कौन सा सीन या कौन सा डायलॉग आपका फेवरेट है जिसको आज आप दर्शकों के साथ सुनाना चाहेंगे? कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव दिसंबर महीने में हुए थे। चुनाव के दौरान नैना से मेरी मुलाकात हुई थी। वो चुनाव की कवरेज के लिए राज्य के दौरे पर थी। जयपुर के हमारे होटल में चैनल ने एक पंचायत कार्यक्रम किया था। ये होटल हमारा राजमहल है, जिसे अब हमने होटल में कन्वर्ट कर दिया है। मेरा निवास आज भी इसी में है। इस पंचायत कार्यक्रम में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अलग अलग विषयों पर डिबेट की गई थी। देर शाम में कार्यक्रम खत्म हो गया था। रात को डिनर का भी इंतजाम चैनल की तरफ से किया गया था। मैंने देखा कि नैना वहां बैठी हुई है एक टेबल के ऊपर। मैं उसके पास गया और बोला, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। नैना ने अपनी नजरें उठाकर मुझे देखा। वो मुस्कुराई और बोली, फिराक गोरखपुरी। 2018 में भी फिराक गोरखपुरी से काम चलाएंगे। अब तो गुलजार या इरशाद कामिल पर आ जाइए। वैसे कितनी बार लड़कियों के सामने फिराक साहब का सहारा लिया है। और आपकी नेक्स्ट बुक कौन सी है सर? मैंने सुना उस पे भी शुरू हो गया काम। क्या नाम है उसका? उसका नाम होगा पिशाच। पिशाच? 4 मर्डर होंगे उसमें। 4? अरे वाह। तो सर, जब आपने नैना लिखी तो किसी को सोच के लिखी थी कि ये दिमाग में कोई एंकर रही होंगी उस वक्त? नहीं, देखिए, जब नैना लिख रहा था ना, तो ये दिमाग में था कि किसी के जैसा दिखना नहीं चाहिए इसको। ओह, अच्छा अच्छा। ये नहीं था कि कौन है, ये था कि किसी की झलक नहीं आनी चाहिए। कौन नहीं है? ओके ओके ओके। कोई नहीं होना चाहिए और सब होने चाहिए उसके अंदर। तो किसी का फेस लिया, किसी के बाल लिए, किसी की स्माइल ली, किसी की आंखें ली, किसी की हरकतें ली, किसी का कुछ लिया। सर, आप उस समय से हैं और अभी तक हैं, तो आपके बहुत सारे फैन हैं। और बहुत सारे फैन ना प्यार करने लग जाते हैं। आप किसी फैन से प्यार हुआ है तो बता डालो। नहीं, फैन से प्यार नहीं हुआ किसी से। आज भी है, बहुत बहुत लोग मैसेज करते रहते हैं, अभी भी आते रहते हैं। तो अभी जब से लेखक बन गया हूं ना, तब से ज्यादा आ रहे हैं। अरे एक अजीब हो गया है, लड़के बहुत मैसेज करने लगे हैं आजकल। बड़ा अजीब सा, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या ड्रामा शुरू हो गया मेरे साथ। अचानक से मैं देख रहा हूँ, यू आर लुकिंग हॉट। अबे तुझसे क्या लेना देना यार, यू आर लुकिंग हॉट। अच्छा लगता है। पहले जब सुबह सवेरे करता था, तो सुबह सवेरे तो 2 लड़कियां शादी करने के लिए आ गई थी कि हम वापस ही नहीं जाएंगे, शादी करनी है आपसे। अरे क्या करें, हाँ, अपना घर बार छोड़ के आ गई थी वो। फिर वो पुलिस बुलानी पड़ी कि भाई इनको इनके घर भेजो। क्या करेंगे हम, उनको उनके घर भिजवाया। ये अपना घर छोड़ के आ गई हैं। एक की मैं नस काट लूंगी, अपने मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर खून से लिख के चिट्ठी भेज दी कि शादी करनी है, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। आपकी अभी तक की केवल जो सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट एंकर, फीमेल बेस्ट एंकर जो आपको लगती है कि यार ये मेरी जिंदगी की आज तक के सफर में बहुत अच्छी बेस्ट एंकर रही है, उनका नाम? प्रॉब्लम ये है कि आप जो नाम सुनना चाहोगे मैं बोल भी दूंगा, ना भी बोलूंगा तो नाराज हो जाएगी मुझसे, कहेगी मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो मेरे करियर के अंदर एक चीज का जिसका मुझे बहुत गर्व है और मैं खुद दिल को अपने तसल्ली देता हूँ कि वो प्रोडक्ट मैंने बनाया, वो चीज मैंने बनाई, उसमें मेरा एक योगदान है। तो वो प्रोग्राम है जिंदगी लाइफ और उसको निभाया ऋचा अनिरुद्ध।
तो यस, आप कह सकते हैं उसके अंदर मुझे जो एक खास बात नजर आई, जो बाकी लोगों में नजर नहीं आती थी, वो अपने काम को, अपने एंकरिंग को बहुत ज्यादा, कई बार तो जरूरत से ज्यादा सीरियसली लेती थी। अगला सवाल बहुत वो है, मुझे पता है आंसर क्या होगा, क्योंकि दर्शकों को पता होगा आंसर क्या होगा, कि आप किसके साथ को एंकर करना चाहोगे, फीमेल एंकर का नाम बताओ, या मेल भी हो सकता है। पर अगर आप मुझसे पूछोगे न्यूज एंकरिंग, तो मैं बोलूंगा मैं स्मिता शर्मा के साथ करना चाहूंगा। वो बहुत ब्राइट लड़की है न्यूज के लिए, बहुत ज्यादा ब्राइट है, और उसके जैसे ब्राइट लोग कम ही हैं आज न्यूज इंडस्ट्री में। सर, हमने आपसे इतने सारे सवाल किए, आपको इतना बोर किया आज, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं? ये बाबा तैयार हो जा, नौकरी पक्की है हमारी, जवाब दे दिया सही से हमने। मैं नमिता आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कभी इंडिया आना चाहते हो हमेशा के लिए? हाँ सर, हाँ। तो नमिता किसने बोला था तो नेपाल चली जाती, भूटान चली जाती, वहां से वापस आ जाती, अमेरिका क्यों गई, अब बुला कैसे? ओपी जी, आप देश छोड़ के जाना चाहते हैं? तुरंत मैं भूटान चला गया, नेपाल चला गया, सर दूर भेजो कहीं मुझे, मैं तैयार हूँ। तो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए। आपने आज तक बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे आपने गेस्ट के इंटरव्यू लिए, आपके दिल से आपका फेवरेट ओपी और नमिता में से कौन है? हाँ, नमिता। फेवरेट तो नमिता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को होना चाहिए। ओपी जी, आपको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर तहे दिल से बोले कि आज के आपने सवालों के बहुत अच्छी तरह के जवाब दिए। नहीं, मुझे शो में आके बहुत बढ़िया लगा, पुरानी बातें, पुरानी यादें ताजा हुई। और इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यह कि हम भले ही सालों से ना मिले हों, लेकिन एक मोहब्बत हम सबके बीच है। वो रिश्ता बना हुआ है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। हमें सोचना नहीं पड़ता बोलने से पहले कि हम क्या बोलें और कैसे बोलें, किस रूप में बोलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आज आपने मुझे मौका दिया, हमने एक दूसरे के साथ गप मारी और आपने फिर से मुझे बर्दाश्त किया। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के शो के लिए। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी और नमिता में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा। सभी दर्शकों को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा शो देखा और शो देख रहे हैं, और बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद है। हम इस तरीके से आपके गेस्ट लाते रहेंगे, आपके चहेते एंकर्स, पत्रकारों को, रिपोर्टर्स को हम आपके सामने लाते रहेंगे। और आप अपने सवाल पूछे गए, जो आपने सवाल पूछे, हमने कोशिश की कि उन सवालों को हम अपने गेस्ट से पूछे, हमने कोशिश भी की और पूछा भी। आप भी अपने सवाल और सुझाव हमें भेज सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर किसी और एंकर से, किसी और रिपोर्टर से या किसी और न्यूज पर्सनालिटी से आपको इंटरव्यू चाहिए तो आप हमें जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उनको अपने शो पे लाने की। तो अगर आपको ये शो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, वो तो बनता ही है। थैंक यू सो मच, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, बाय बाय।